हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक है। दोस्तों आज हम आप लोग के साथ फिजिक्स का सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग को पता है कि सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट, जैसे बिहार एसएससी हो गया आप लोग का, या बिहार पुलिस हो गया, या किसी तरह के एग्ज़ाम में, सभी में आप लोग को साइंस पेपर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे बिहार एसएससी में 30 के आसपास क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको बिहार पुलिस में बात है, वहाँ भी 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा, ठीक है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि जब कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, तो बताने की कथन किसका है। तो याद रखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा बल की परिभाषा किससे मिलता है, तो याद है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ सबसे वीक कौन है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। गुरुत्वीय बल जो है सबसे क्या होता है, दुर्लभ बल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अगर बात की इसमें सबसे मजबूत बल कौन है, तो यहाँ पर नाभिकीय बल हो जाएगा। सबसे क्या हो जाएगा आपका मजबूत बल हो जाएगा। और नाभिकीय बल जो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा था, याद देखिए यहाँ पर रिलेशन समझिए। जो आवर्तकाल होता है रूट अंडर क्या होता है, एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फार्मूला देखा जाए तो टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई होता है। और रूट अंडर क्या होता है, एल बाई क्या होता है, जी होता है। तो आप देखिए कि आवर्तकाल और एल में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आपका यही है कि जो टी जो है लंबाई के क्या होता है, वर्गमूल का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सा मूल, देखिए मूल लिखा हुआ है, मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो आपको पता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होता है। जैसे एम्पियर देखिए ये आपका मूल मात्रक है, कैंडला हो गया मूल मात्रक हो गया, कैल्विन हो गया मूल मात्रक हो गया। लेकिन न्यूटन जो है मूल मात्रक नहीं है, ये मूल मात्रक पर डिपेंड रहता है। इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% क्या होता है, सिकुड़ जाए, जबकि द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आएगा। यानी 2% क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नंबर यहाँ पे 6 कहता है एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति के स्वतंत्र कोटियाँ बताना। अब देखिए पक्षी उड़ रहा है, समझिए पक्षी जो उड़ रहा है तो उसमें 3 तरह के डायमेंशन इमेज कीजिए, ठीक है। तो उसका स्वतंत्र कोटिया कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई कण एक सीधी रेखा में एक सीधा यानी 1 डायमेंशनल की अगर बात किया जाता है तो उसकी कोटि कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई कण 2 दिशाओं में 2 डायरेक्शन हो तो वहाँ पर कोटि क्या हो जाता है, 2 होता है। उसी तरह से जब कोई कण स्वतंत्र आसमान में गति करता है तो उसकी कोटि कितना होता है, 3 होता है। तो पक्षी कहाँ आकाश में उड़ रहा है, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 3 डायमेंशन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। विशिष्ट चालकता को अगर के से इंडिकेट करते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम रो से इंडिकेट करते हैं, ये इसका उल्टा होता है। तो अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो इसका मात्रक होता है क्या, ओम मीटर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या रिवर्स में हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है, ठीक है। देखिए सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने की बात करें तो उसकी क्या हो जाएगा, उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक
ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपका दे रखा है 6400 एंगस्ट्रम दे रखा है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, बताइए। तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका है म्यू लेमडा 1/λ क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो लेमडा 1 कौन हो जाएगा आपका, लेमडा 1 हो जाएगा 6400 और लेमडा 2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको क्या होगा, तो लेमडा 2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेमडा 2 इक्वल टू का ये म्यू नीचे आ जाएगा यानी कुल मिलाकर ऐसे हो जाएगा लेमडा 2 लेमडा 1 अपॉन अपवर्तनांक नीचे। तो लेमडा 1 कितना हो गया 64, तो 6400 हो जाएगा ऊपर। अपवर्तनांक कितना दे रखा है 4/3, तो 4/3 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। काटिए इसको, 4 से 16 चौको 64 और 16 3 48 यानी 4800 एंगस्ट्रम आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताइए। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है, बताइए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग निम्न से किसमें किया जाता है, तो विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, शंट कहते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है 20 ग्राम जल का तापमान 15 से 65 करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा ये कितना का डिफरेंस है, तो ये हो गया 50 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर उष्मा की मात्रा का एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू क्या होता है MS डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस, M हो गया मास और S जो होता है विशिष्ट उष्मा होता है। ठीक है, क्या होता है विशिष्ट उष्मा, तो जल का विशिष्ट उष्मा कितना होगा, अगर कैलोरी में बात करते हैं तो 1 कैलोरी हो जाएगा। तो मास कितना होगा, या ग्राम में ही लेंगे 1 कैलोरी हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया ये, तो ऑल ओवर इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1000 आएगा। तो 1000 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 1000 का मतलब 1000 क्या है आपको कैलोरी आया, तो इसको किलो कन्वर्ट करें तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो याद रखिए अशुद्धियों के कारण क्या होता है, द्रव का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक शाफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा टैकोमीटर। याद रखिए टैकोमीटर इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पर स्पीडोमीटर दे रखा है, स्पीडोमीटर से वाहन की चाल को मापन किया जाता है। उसके बाद एनीमोमीटर दे इससे वायु की गति को मापी जाती है। और डी में दे रखा है क्रोनोमीटर, इससे क्या होता है वाहन की गति को भी मेजरमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है प्रकाश का एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 दे रखा है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 दे रखा है, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R दे रखा है। तो पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि न्यू जो होता है ये साइन
साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर के क्या होता है, बराबर होता है। इतना जो इक्वल टू क्या होता है, ये इसके होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर जो किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा, यानी N2 अपॉन N1। तो राइट आंसर आपका 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता है एक प्रिज्म कितने सतह होता है, यानी एक प्रिज्म में कितने सरफेस होता है, बताइए। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसमें कितने फेस होते हैं, 7 फेस होते हैं। अगर किनारा पूछे जाएगा, किनारा उसमें कितना होता है, तो 9 होता है। और कोण पूछा कितना कोना होता है, तो 6 कोण होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान है कितना है, न्यूनतम कितना हो सकता है ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10⁻17 जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो याद रखिए 10 पे पावर कितना होता है, 7 अर्घ होता है। या पूछेगा आपसे कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है, 6 होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है 10 वोल्ट के विभवांतर दे रखा है और 2 बिंदुओं पर इतना कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, वर्क निकालना है। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा वर्क बाय क्या होता है, चार्ज होता है। तो आपको निकालना क्या है, वर्क निकालना है। ये 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो वर्क निकालना, तो वर्क निकालने के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2c और 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वाट क्या होता है, यानी पावर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। W/T होता है। W क्या होता है, वर्क होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। और टाइम के लिए सेकेंड नीचे हो जाता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वाट किसके होगा, यानी 1 का ए हो जाएगा। तो 1 का ए हो गया किलोवाट। किलोवाट क्या होता है, तो किलोवाट समझ, यानी 1 किलोवाट समझिए। तो किलोवाट हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 2 का सी हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया, बाकी ए और बी बचा। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा अभी हमने बताया, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर बी हो गया। अब 4 का हो जाएगा आपका डी। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम 2as लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और जो भी है ये आपका ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा 25। और यहाँ 25 का रख देंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 625 आएगा। ठीक है, ये ख़त्म, 0 हो गया। -2 ए दे रखा है -0.5 दे रखा है इंटू एस। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एस कितना आएगा आपका, एस इज इक्वल टू आएगा 625 मीटर रहेगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि एल लंबाई और आर त्रिज्या वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध कितना है, आर है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई और त्रिज्या को क्या करना है, दुगना वाली तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो रो एल बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इसको लिखो तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं
बेलनाकार, तो बेलनाकार के नीचे का अगर बेस का एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि लेंथ को आधा कर दिया जाए, लेंथ को आधा करना है, यानी इसको आधा करना है। अगर हम इसको R1 कर देते हैं या इसको नेक्स्ट को R1 करके निकालते हैं, ठीक है, देखिए रोज चेंज नहीं हो क्योंकि मटेरियल सेम है। एल को आधा करना तो एल बाई कितना हो जाएगा 2, और रेडियस के जब हमको क्या करना है, इसको डबल करना है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के इसको सॉल्व कीजिएगा तो रो आएगा। इसको हटा देते हैं पहले देखिए यहाँ पर 2 है, इसको स्क्वायर करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 1/, कितना आएगा 8 आएगा। और उसके बाद ऊपर रो आएगा, एल आएगा, नीचे फिर आएगा आपका पाई आर स्क्वायर आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला और ये वाला दोनों आपका सेम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है पहले की त्रिज्या का क्या हो जाएगा, पहले का प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, R/, कितना हो जाएगा, यानी पहले की त्रिज्या का क्या होगा 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका देखिए, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बताइए। तो 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्सरे किरण के आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बाकी श्रम तरंग, बीटा तरंग, अल्फा तरंग सब आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है, एक्सरे किरण की बात, इसकी खोज किसने किया था, तो रोएंटगेन ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। एक पंप 100 किलोग्राम पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि वर्क बाय क्या होता है, टी होता है। अब देखिए 8 मीटर ऊपर लेके जाना, मतलब यहाँ पे स्थित ऊर्जा वाला फार्मूला लगेगा, यानी डब्ल्यू की जब हम क्या लिखेंगे mgh, अब बाई क्या होगा आपका टी। बस इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। m का मान दे रखा है 100, तो यहाँ पर रखेंगे हम 100। g का मान कितना लेना है, तो g का मान कितना लेना हमको यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन चलिए 10 ले लेता हूँ। और h दे रखा है आपका 18। ठीक है, टाइम कितना दे रखा 10 सेकेंड, तो t दे रखा, तो t नीचे लिखा जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 से 10 खत्म हो गया, 18 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा आपका 1800। कितना आएगा 1800, क्या है आपका वाट आया। आंसर दे रखा है किलोवाट में, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे 1800 का, तो 1 पॉइंट कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए, यानी 25 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि 1 मेट्रिक हॉर्स पावर, 1 मेट्रिक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 735.49 वाट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, तो 10⁶ वाट होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान पर किसी राशि x का स्थानांतर करती है, तो x क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसकी चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि पानी का त्रिगुणात्मक पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 273.16 केल्विन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोलक शीघ्र ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है लोलक आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई एल बाई क्या हो जाएगा, पूरा रूट होगा, एल बाई क्या हो जाएगा आपका
जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथ साथ ये भी याद रहे, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रास है। दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रास है तो कितना से कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 40 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। याद रखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 32 का आपका सी हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग जो है क्या होता है, संरक्षित होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि एक वस्तु की सतह का तापमान इतना सेंटीग्रेड है तथा दूसरे सतह की वस्तु का तापमान इतना है, तो इसमें विकृत ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना। देखिए स्टीफन का नियम एक है कि जो विकृत ऊर्जा होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, टेम्परेचर का 4th पावर ये होता है। ठीक है, तो इसी पे ये बनेगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ E1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/T2 हो जाएगा। अब पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा। तो आपसे टेम्परेचर का अनुपात पूछा, तो सबसे पहले हम क्या करें, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे। तो इसमें जब 273 ऐड करें तो कितना आएगा आपका, 1000 आएगा। तो ये हो गया T1 हो गया आपका। उसके बाद 300 कितना 27 है, इसमें अगर हम 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 600 आएगा। कितना आएगा आपका, 600 आएगा। ठीक है, याद रखिए कितना आएगा आपका, 600, इधर लिख दे रहा हूँ 600 आएगा। ठीक है, तो इतना 1000 बटे कितना हो जाएगा, 600। कितना होगा, 1000 बटे 600, अब पावर हो जाएगा आपका 4 होगा। तो कुल मिलाकर मैं ऐसे लिखता हूँ, 1000 बटे कितना हो जाएगा आपका 600, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पावर 4। जो कटेगा काटिए, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 क्या हो गया, अच्छा 1000 है ना। चलिए, तो ऊपर 1000, 2 0 कट गया तो 10 बचा, नीचे 6 बचा, और काटिए तो हो जाएगा आपका 5, आइए हो जाएगा आपका 3 होगा। तो 5 को 4 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 625 आएगा, और 3 को 4 बार लिखेंगे तो 81 आएगा। तो कहने का मतलब 625 अनुपात 21, 81। देखिए किस ऑप्शन में, 625 अनुपात 81 जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है हेनरी पर मीटर मात्रक है, आपको बताने किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चुंबकशीलता जो है इसका राइट आंसर, याद रखिएगा चुंबकशीलता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि निर्वात जल कांच दे रखा आपका, का वेग आपको दे रखा CVW दे रखा और VG दे रखा। तो आपको बताना है कौन सा संबंध सही। देखिए प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है, तो C पहले होगा, एरो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इससे कम किस में होगा, तो लिक्विड में होता है। तो देखिए वाटर लिक्विड की बात किया जा रहा है, तो VW हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ग्लास की बात करा तो एक सॉलिड है तो ये होगा VG। अब देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में कौन अपरिवर्तित रहता है, कौन इसमें अपरिवर्तित रहता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी फ्रीक्वेंसी जो क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है प्रकाश तरंग की प्रकृति समान होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति समान होता है तो किसके समान होता है, तो ये गामा किरण का, याद रखिएगा गामा किरण दोनों का स्पीड करीब करीब क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है इलेक्ट्रॉन को
कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर विद्युत बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो होता है ऑर्बिट पे, और सेंटर में क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज यानी चार्जलेस होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है। क्या होता है? ध्वनि तरंग सदैव क्या होता है? तो याद रखिए हमेशा ही क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपका ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और पतला और छोटा, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और फ्यूज तार क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है, ठीक है, और जिसमें क्या होता है? शीशा, जो शीशा प्लस क्या होता है? टीन का मिश्रण होता है। तो शीशा क्या होता है? शीशा का क्या होता है? पी होता है। टीन का क्या होता है? एसन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग को फिजिक्स का 40 क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस किया हूँ, और ये टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, अभी फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आएगा आपका बायो आएगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज डिस्कस, इससे क्या होगा? आप लोग का क्या होगा? रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।